तो मैंने कहा यार तर्क करो तो मूर्खतापूर्ण मत करो, क्योंकि दिल्ली वाले इन चक्करों में नहीं पड़ते कि एक ठाकुर चाहिए, एक बनिया चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए। और दूसरा, तुम्हें ठाकुर ही चाहिए अगर, तो मनीष सिसोदिया के ठाकुरत्व में क्या कमी है? इसके पीछे सिसोदिया लगा हुआ है, इससे बड़ा ठाकुर लाओगे क्या तुम अपनी पकड़? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? देखिए, तुम भी जानती हो शाजिया, हम भी जानते हैं कि पूरे एग्जीक्यूटिव में बात हुई है। ये मयंक गांधी वगैरह सब आपको बता भी देंगे इस बात को कि हमें टिकट उसी को देना है जिसको तो हम चाहते हैं। और इस भ्रष्ट, सक्षम एवं सुस्त गवर्नेंस के एंगल से वो विदेशी व्यक्ति है, उनको बाहर निकाले, दिल्ली के रावण को बाहर निकाला है, ताकि दिल्ली में फिर से शुचिता की राजनीति को बहाल करके हम पूरे देश के सामने। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित न्यूज। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारतें हर घड़ी खतरे में रहती है। दोस्तों, दिल्ली में 2025 के फरवरी तक चुनाव संपन्न होकर नई सरकार बन जाने की संभावना है। नई सरकार बनाने की रेस में मुख्य रूप से 3 दल जुटे हुए हैं। आप, जिसकी मौजूदा सरकार है, जो जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार है, तो वहीं दूसरा दल है भाजपा, जो हर कीमत पर दिल्ली में अपना राजनीतिक वनवास खत्म करना चाहता है। और जीरो पर सिमट चुकी कांग्रेस पहले किसी गठबंधन की ओर और अब चमत्कार की आस लगाए चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। इन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं। वो भी केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जो उनके साथ अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े रहे थे। और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को इस बार वो भी चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो कई लोग अपने निजी स्वार्थ छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े थे। सबको लगा था कि इस आंदोलन से सत्ता में परिवर्तन नहीं तो जनता के मन में चेतना तो जरूर जगेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से आंदोलन को अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए प्रयोग किया और राजनीतिक ईमानदारी को तार तार करने लगे, जिसके कारण केजरीवाल को सभी छोड़कर चले गए। फिर चाहे वो कुमार विश्वास हो, या फिर शाजिया इल्मी हो, या फिर शिकागो से आए डॉक्टर मुनीश रायजादा हो। लेकिन अब मुनीश रायजादा अपने पुराने साथी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। दोस्तों, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको अरविंद केजरीवाल के उन पुराने साथियों के ऐसे खुलासे सुनाने वाले हैं जो आपने आज तक कहीं और इससे पहले किसी दूसरे कार्यक्रम में नहीं देखा होगा। अरविंद केजरीवाल की पुरानी सहयोगियों में से एक शाजिया इल्मी कहती हैं कि आप संयोजक ने पार्टी के शुरुआती दिनों में लोगों के डेटा का अवैध प्रयोग किया और टिकट योग्यता के आधार पर नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से बांटे और कार्यकर्ताओं को छला। जिस बात की वो कहते थे, मुखालफत करते थे कि बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, वीआईपी सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने लोगों को हम पोस्ट नहीं देंगे, जो आम इंसान है उसको मौका देंगे, उन्होंने सब दरकिनार कर दिया। अरविंद खुद कहते थे कि आम इंसान पॉलिटिक्स में कैसे आए, मैं रास्ता बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब लोकसभा के टिकट बांटे जा रहे थे, विधानसभा के, लोग भर भर के पर्चे लेके आ रहे थे, सिग्नेचर लेके आ रहे थे और नाम लेके आ रहे थे कि कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? देखिए, तुम भी जानती हो शाजिया, हम भी जानते हैं, ये पूरे एग्जीक्यूटिव में बात हुई है। ये मयंक गांधी वगैरह सब आपको बता भी देंगे इस बात को कि हमें टिकट उसी को देना है जिसको तो हम चाहते हैं। तो लोग भेजते रहे, यानी कि उनकी मंशा ही कहीं नहीं थी कि ये कौन है, इतना बड़ा विश्वासघात है, इसकी कोई बात नहीं करता। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक वसंत विहार के एक सज्जन है जिन्होंने अपना घर पूरा इस काम के लिए दिया था, और वो दफ्तर में ही मैंने ही लेके दिया था आम आदमी पार्टी को। वो दफ्तर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा था, किस काम के लिए, कि जो लोग अपने अपने लेकर आएंगे डिटेल्स, और इसमें सपोर्ट होगा 500 लोगों के, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वोटर कार्ड्स के साथ। तो वो तो उन्होंने डेटाबेस इस्तेमाल किया उन लोगों तक पहुंचने के लिए, और इन लोगों को इस्तेमाल करना था इतने ढेर सारे कागजात। वो पड़े रहे, ना तो किसी को देखना था ना समझना था, सिर्फ लोगों। देश के सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि जो व्यक्ति राजनीतिक सफाई की बात करता था, राजनीतिक पारदर्शिता की बात करता था, जो लोग कहते थे कि हमने लोगों को जांच परख कर टिकट दी और चुनाव लड़ा, उसी दल के मुखिया ने अपने कार्यकर्ताओं को महत्व ना देते हुए दूसरे दलों से आए पैराशूट कैंडिडेट को महत्व दिया
और वो भी एक नेता का वादा पूरा करने के लिए। तोमर जब मिनिस्टर बने तो सबसे पहले जो सवाल मैंने उठाया वो ये कहा कि तोमर मिनिस्टर, लेकिन जब 67 विधायकों की सूची आई तो उसमें कई लोग ऐसे आए जो मिनिस्टर बनने चाहिए थे, जिनमें आदर्श शास्त्री थे जो बड़े पदों पर रह चुके थे, गूगल में रह चुके थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में जिन्होंने नौकरी की थी। लाल बहादुर शास्त्री के पोते, बड़ा अच्छा उनका प्रोफाइल था। जिनमें सौरभ भारद्वाज भी था जो पिछली बार एक प्रूवन ट्रैक का मिनिस्टर हमारा था। जिसमें हमारी पार्टी के कुछ पुराने आंदोलन के लड़के लड़कियां भी थे, जिनमें संजीव झा था, जिसमें सरिता थी जो पहली बार जीती थी। तो मुझे लगा कि इनको मौका दिया जाना चाहिए, जो हमारे पारंपरिक पहचाने हुए बच्चे हैं, जिनमें गुलाब सिंह भी था मटियाला वाला, ये सब लोग थे। तो मुझे लगा इनको मौका दिया जाना चाहिए। जबकि तोमर कांग्रेस से आया था टिकट के कुछ वक्त पहले, तो मैंने कहा कि तोमर क्यों, मुझे लगता है कि तोमर को तो ये नहीं देना चाहिए, कुछ उसे और दे दें, कोई और अच्छा काम दें उसे मंत्रालय। तो मुझे समझाया गया कि एक राजपूत को देना जरूरी है, अरविंद ने मुझे कहा। तो मैंने कहा यार तर्क करो तो मूर्खतापूर्ण मत करो, क्योंकि दिल्ली वाले इन चक्करों में नहीं पड़ते कि ठाकुर चाहिए, एक बनिया चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए। और दूसरा तुम्हें ठाकुर ही चाहिए अगर, तो मनीष सिसोदिया के ठाकुरत्व में क्या कमी है? इसके पीछे सिसोदिया लगा हुआ है, इससे बड़ा ठाकुर लाओगे क्या तुम अपनी पार्टी में? कोई नहीं। फिर बाद में बताया गया कि संजय भाई ने उसे प्रॉमिस कर दिया है और संजय भाई का प्रॉमिस नहीं माना है। तो मैंने ये भी पूछा कि पार्टी के नेताओं का क्या कोटा है क्या, कि मैं भी एक प्रॉमिस कर दूं? तो अरविंद ने मेरे गधे में हाथ डाल के कहा कि यार तेरे कोटे में तो मैं ही हूं यार, मैं भी तो चीफ मिनिस्टर तेरे कोटे का हूं। मैंने सोचा कि ठीक है। जैसे ही उसके मंत्रिमंडल में आने की बात हुई, उसके विरोधियों ने कुछ कागज भेजे, तो हमने वो कागज के लिए कहा। तो अरविंद ने कहा मैंने कागज चेक करानी है, तो कागज ठीक है। तो मैंने कहा कैसे चेक कराए? तो उसने फिर विभव का नाम लिया कि विभव वहीं का है, बिहार का, और मैंने उसके थ्रू पता कराया, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने भरोसा कर लिया कि ठीक है। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी कर ली उसकी। तो जब वो विवाद फाइनल स्थिति पे आया तो एक समय आया कि मुझे लगा गड़बड़ होगा। तो मैंने, आपको आश्चर्य होगा, मैं पहली बार टीवी पे बता रहा हूँ, मैंने अपने ऑफिस से एक लड़का जो बिहार का ही है उसको पटना भेजा अपने खर्चे पे, और वहां से 2 लड़के उठा के इन्वेस्टिगेशन बाकायदा कराया। वाइस चांसलर मुझे जानते थे क्योंकि मैं वहाँ प्रोग्राम कर चुका था भागलपुर विश्वविद्यालय के, तो मैंने उनके थ्रू वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्रोच कराई और बात करा के मैंने पता कराया कि ये है कि नहीं है। तो पता चला कि मामला संदिग्ध है, कानूनन संदिग्ध है। तो मैंने अरविंद को बोला कि गड़बड़ हो जाएगा। तो अरविंद ने सिर पकड़ लिया। सेक्रेटरीट की बात है, वो अकेला बैठा हुआ था अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में, उसने सिर पकड़ के बैठ गया कि सर जी क्या होगा? मैंने कहा बहुत बुरा हाल होगा, इससे बेहतर यह है कि सम्मानजनक तरीके से इसकी विदाई करो। तो बोला कि मैंने बोला था, मनीष ने उससे बात की, वो तैयार नहीं है। तो मैंने कहा मैं बात करूं? बोला आप बात करो। तो सीएम के चैम्बर के पीछे एक चैम्बर होता है, पर्सनल चैम्बर, मैंने वहां जितेंद्र को बुलाया। वो मिनिस्टर था, मेरा बड़ा सम्मान करता था, आज भी करता है, अच्छा व्यक्ति है, मेहनती है। ये इस डिग्री विवाद में क्या मुझे पता नहीं, पर वैसे मेहनती, सभ्य और जनता से बात करने वाला आदमी है। मैंने उसको कहा कि जितेंद्र हम लोग संकट में हैं और ये बात है। तो उसने एक बढ़िया बात की, उसने कहा भाई साहब ऐसा है, मंत्री आप लोगों ने बनाया, मंत्री पद कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है या तो वो भांप गया होगा कि कहाँ फंस रहा हूँ। तो मैंने कहा, बोला आप मुझे बताइए कि इससे बाहर कैसे आना था कि मेरा सम्मान बचा रहे। तो मैंने एक बड़ा राजनीतिक उसको तरीका बताया कि एक इस्तीफा लिखो जिसमें ये लिखो कि ये ऐसे ऐसे डिग्री का आरोप मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने लगाया है, जो कि बेबुनियाद है, जो कि तुम कह रहे हो बेबुनियाद है, और चूंकि इस सब के कारण मेरी पार्टी और मेरे मुख्यमंत्री का अपयश हो रहा है, जब तक मैं इससे मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं मंत्री पद पे नहीं लौटूंगा। और मैंने कहा फिर इस केस के पीछे लगो, इसकी डेली बेसिस पे हेयरिंग कराओ और इससे फ्री हो के आओ, इससे बढ़िया मंत्रालय आपको मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अरविंद से बात कर लूंगा। उसने कहा ठीक है। कागज आया, उसने हाथ से मैंने जो जो बोला था लिख दिया, साइन कर दिया, मैंने उसे भेज दिया कि अभी किसी को बताना मत, मैं बात करके आधा घंटे बाद दोबारा बुलाऊंगा। मैं अरविंद के चैम्बर में गया, मैंने कहा सर जी हो गया, और कमाल कर दिया यार आपने, बहुत अच्छा कर दिया। तुरंत संजय सिंह प्रकट हुए कहीं से आके, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बोले सर जी आज कमाल कर दिया, कुमार ने ऐसे ऐसे काम कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे ऐसे हो गया? उन्होंने इस्तीफे में पढ़ा, नहीं ये क्या ऐसे इस्तीफा होता है सर, कल को ये साले भाजपा आपसे इस्तीफा मांगेंगे, एक आदमी से आरोप लगा के, परसों ये मनीष से मांगेंगे, इनके कहने पे इस्तीफे देते रहेंगे। राजनीति सर ऐसे दब के नहीं होती है, डट के होती है, सीएम बन गए आप। वो कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा संजय ऐसा ठीक नहीं। संजय मेरे पास ही रहता था, आपको पता है, इसी घर में रहता था वो 1-1.5 साल तक। मैंने कहा संजय ऐसा, भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, आप भावुक आदमी, आप कभी आदमी है, राजनीति में चलता रहता है, कल को ये आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे किसी को कि जी मेरे से उन्होंने 4 पैसे फालतू लिए, कविता नहीं सुनाई, आप फिर कवि सम्मेलन छोड़ देना।
तो उसने कहा, अरविंद ने कहा संजय ठीक कह रहा है यार कुमार। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो गलत कह रहा है। बोले नहीं और बुलाओ अभी उसको जितेंद्र ने बुलाया। वो डरा डरा सा अपने कमरे में घुसा, बैठा। नहीं कोई नहीं। संजय ने उसका, आराम से तुम मंत्री रहो, ये कुमार भाई भावुक आदमी है। चले ठीक है। ऐसे करके चाय पी के उठ गए, केस समाप्त हो गया। बाद में वो जेल गया और फिर उसे जब वो पुलिस कस्टडी में था तब उससे इस्तीफा लिखवा के दुर्गेश लेके आया। वहां जाके दुर्गेश को भेजा गया। दोस्तों, अन्ना आंदोलन और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की बातों पर भरोसा रखकर कई ऐसे लोगों ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया जो विदेशों में सेटल थे। वह वहां उनका अच्छा काम धंधा चल रहा था, लेकिन देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े। लेकिन उन्होंने अपने आप को छला हुआ महसूस किया और वो भी इस बार अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो काफी लोगों की तरह मुझे भी लगा कि वास्तव में एक एंटी करप्शन स्ट्रॉन्ग बिल लाके, जिसको जन लोकपाल बिल बोला गया, जन लोकपाल बिल, उसके माध्यम से देश में भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी। एवं जब आम आदमी पार्टी बनी तो लगा कि चलिए व्यवस्था परिवर्तन, या इवन लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जो एक संपूर्ण क्रांति का स्लोगन था, वो भी आम आदमी पार्टी ने उसको भी उछाला। तो हमें लगा कि वास्तव में देश में कायाकल्प की जा सकती है। एंड जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है स्ट्रॉन्ग एवं रेजिलिएंट, तो हम भी अपने देश को उसमें, मेरा ये कहना है कि सत्ता तुम्हारे साथ, सिद्धांत हमारे साथ। अन्ना आंदोलन राकेश जी ध्यान दीजिए, अन्ना आंदोलन को 2025 में विधानसभा चुनाव होने के लगभग 2 महीने बाद 5 अप्रैल 2025 को अन्ना आंदोलन के 14 साल हुए। अभी दिवाली बीती हुई, 14 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या वापस आए। अब अन्ना आंदोलन की आकांक्षा, अन्ना आंदोलन के जो सच्चे लोग थे वो भी वनवास में बैठे, तो वो 14 साल पूरे होंगे। तो दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि अन्ना आंदोलन की शुचिता को वापस लाने के लिए प्रयास करें और इस धूर्त, भ्रष्ट, असक्षम एवं सुस्त गवर्नेंस के एंगल से वो विदेशी व्यक्ति हैं, उनको बाहर निकालें, दिल्ली के रावण को बाहर निकाला जाए, ताकि दिल्ली में फिर से शुचिता की राजनीति को बहाल करके हम पूरे देश के सामने जो अन्ना का दर्द वो तो अभी भी वही की नहीं। अन्ना आंदोलन जब चला तो जब उनको समझ आया अन्ना जी को कि ये तो पार्टी बनाने के चक्कर में जुट गए, अन्ना जी ने स्वयं ये बोला है, ये बिल्कुल उन्होंने मीडिया में भी बोला है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में भी बोला है कि अन्ना तो वहीं बैठे, अन्ना तो फकीर है, अन्ना के पास कुछ ना तो कुछ खोने को ना कुछ पाने को। लेकिन यदि हम सब लोग जुट के आंदोलन को चलाते जाते तो आज देश के लोग, यानी कि मैं ये अभी भी मानता हूँ 12 सालों बाद आंदोलन में से पल्प निकाल के अगर गुठली ना छोड़ दी जाती, यानी कि अन्ना आंदोलन ही बना रहता, तो अपने देश में आज पिक्चर अलग होती। भ्रष्टाचार के प्रति जो एक खिलाफ जो एक गुटबंदी हुई, पूरे देश में एक माहौल बना रहा, वो किसी न किसी रूप में आज देश को। हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत बड़ी मशहूर है, अगर देखना है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा है या वह कितना बेहतर है तो आपको उसे इस बात से जज करना चाहिए कि उसके कितने पुराने साथी अभी तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। सवाल तो है, क्या सभी को पद और पैसा और सत्ता का लालच था? सवाल तो है, क्या जो राजनीति या जो पार्टी सत्ता परिवर्तन और विचार परिवर्तन के लिए बनी थी वो आखिर कैसे उन लोगों के साथ जाकर मिल गई जिन पर अरविंद केजरीवाल एक जमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे? लालू यादव हो, अखिलेश यादव के दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव हो, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज तक अरविंद केजरीवाल ने सही से कुछ नहीं कहा। भले ही हम आज रेवड़ी चर्चा कर ले, फ्री बस यात्रा की बात कर ले, लेकिन राजनीतिक शुचिता को तार-तार करने वाले क्या कहीं खुद अरविंद केजरीवाल तो ही नहीं है? चुनाव फिर से है, रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि कौन सच्चा और किसका पाखंड हुआ बेनकाब। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।